हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ट्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें जो हमारा लास्ट वाला यूनिट है दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। इसका हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं। अब जब हम इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, तो इसमें हम लोग जो है ये जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है इंडिया का उसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा डेवलपमेंट पाथ है उसे हम कंपेयर करते हैं विथ चाइना एंड पाकिस्तान, और फिर हम जो है एट द एंड एनालाइज करते हैं कि इंडिया का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस था वो कैसा था। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो है हमें अगर एनालिसिस करना होता है तो हम अगर उसकी कोई कंपैरेटिव स्टडी कर पाएँ तो वो चीज़ जो है वो बहुत इफेक्टिव रहती है। सो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू कंपेयर द डेवलपमेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, हमें सभी को पता है कि इंडिया के जो है चाइना और पाकिस्तान दोनों ही क्या है, नेबरिंग कंट्रीज हैं। चाइना जहां पर आप लोग बोल सकते हो कि हाँ वो जो है इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट और GDP ग्रोथ इन सब में हमसे जो है आगे है, वहीं पाकिस्तान को हम बोल सकते हैं कि वो हमसे पीछे हैं। और वहीं इंडिया को देखें तो अभी जो है हम लोग अपने डेवलपिंग फेज पर हैं। तो क्या चीज़ें रही इन सारी जो है हमारे एनालिसिस के पीछे, क्या जो है रीजंस रहे, क्यों जो है चाइना इतना आगे बढ़ गया और अभी तक हम लोग नहीं उतना बढ़ पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और वही चीज़ पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर जो है उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना अभी तक इंडिया में हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, नाउ अगर हम लोग स्टार्ट करें विथ इंडिया एंड चाइना एंड पाकिस्तान की जो है डेवलपमेंटल पाथ से, तो एक चीज़ की हम जो है इन दोनों को आपस में कंपेयर कर क्यों रहे हैं। देखो, पहली चीज़ कि हमें इंडिया के बारे में चीज़ें जाननी है तो उसके लिए जो है हमें इंडिया को तो पढ़ना ही पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें हम लोग ले लेते हैं, ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या लेंगे, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ लेंगे। और साथ ही साथ इसके पीछे एक और रीज़न है स्टूडेंट्स, दैट इज़ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान तीनों का जो इंडिपेंडेंस है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हुआ था। ठीक है, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान का हम लोग बोले तो सेम टाइम पर ही इंडिपेंडेंस मिला था, एंड जो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है सेम टाइम पर इंडिपेंडेंस मिला था। एंड जो चाइना है वहाँ पर हम बोलेंगे कि वहाँ पर कोई रूल नहीं था, या हम ये बोलें कि वो किसी के अंडर नहीं थे, वो ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी जो है उनके पास में इंडिपेंडेंस थी। बट जो है धीरे धीरे वो जो प्रॉपर हम ये बोल सकते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल रही थी तब। ठीक है, सो इसीलिए जो है ये जो टाइम पीरियड है कि प्लानिंग वगैरह की जो टाइम पीरियड है जब से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, या वी कैन से कि जब से जो है हम लोग अपनी कंट्री को डेवलप करना जो है प्लानिंग वगैरह करना स्टार्ट किया कि कैसे जो है चीज़ें की जाएगी, कैसे नहीं की जाएगी, वो सारी चीज़ें। तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो तीनों ही कंट्री का जो है एक सेम ऑलमोस्ट सेम टाइम पर जो है स्टार्ट हुआ ये सब कुछ। और आज की डेट में भी अगर हम बोलें तो 2022 तक जो है क्या सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी वो चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्टरी पार्ट से, दैट इज द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, सो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये चीज़ जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे आप लोगों को और क्लियर होगी कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज है वो काफ़ी सिमिलर रही है। ठीक है, तीनों ही कंट्रीज में, और इसीलिए जो है ये स्टडी हम लोगों के लिए ज़्यादा जो है इफेक्टिव बनती है कि जब तीनों कंट्रीज ऑलमोस्ट सेम टाइम पर जो है इंडिपेंडेंस मिला, अगर चाइना का बोलेंगे तो सेम टाइम पर ही जो है स्टैब्लिश हुई, सेम जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, वो एकदम ये नहीं बोलेंगे कि एकदम ही एग्जैक्टली सेम है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जो सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज थी उसके बाद में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों की ही जो आज पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है, जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है वो तीनों ही कंट्री का अलग है। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी कि अच्छा चाइना में ये अच्छा हुआ, इंडिया में ये अच्छा हुआ, वहीं कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी अच्छा हुआ। ठीक है, तो बस वही सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ से देखेंगे। So all the three nations started their development path at the same time. India and Pakistan got independence in 1947 and People's Republic of China was established in 1949. ठीक है,
ये जो डेट्स हैं ये याद रखनी है। देखो इंडिया एंड पाकिस्तान का तो आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज 1947। वहीं जो है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है दैट इज व्हाट 1949 में जो है ये स्टैब्लिश हुई थी। यहाँ से एक और चीज हमें क्या क्लियर होती है कि चाइना स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, वो उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिला लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज स्टैब्लिश्ड। तो कभी अगर वैसे तो आई गेस इस पर इतने क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन स्टिल जो ये पर्टिकुलर टर्म है आप लोगों को जो है पता होना चाहिए दैट इट स्टैब्लिश्ड, ठीक है। कोई एमसीक्यू पूछ लिया जाए और जो है लिख दिया जाए कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसे इंडिपेंडेंस मिला 1949 में, सेकेंड स्टेटमेंट में लिख दिया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज स्टैब्लिश्ड इन 1949। कौन सी स्टेटमेंट है ये? सेकेंड वाली, ठीक है, वो स्टैब्लिश हुई थी, इंडिपेंडेंट तो था ही वो, ठीक है, वो स्टैब्लिश तब हुआ। ऑल राइट, then all the three countries had started planning in their development strategies in the similar way. India announced its first 5-year plan in 1951, पाकिस्तान announced in 1956 and China in 1953, ठीक है। यहाँ से भी देखो एकदम जो है एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सब कुछ चल रहा है। हमारे जो 5-year प्लान्स है वो अनाउंस किए गए थे सबसे फर्स्ट टाइम इन 1951, वही चीज चाइना में 1953 में हुई और पाकिस्तान में 1956 में हुई, ठीक है। ये पर्टिकुलर ईयर्स भी आप लोगों को जो है प्रॉपरली याद रखने हैं। India and Pakistan adopted similar strategies such as creating a large public sector and raising public expenditure on social development, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये चीज आई कि इंडिया और पाकिस्तान ने जो है सिमिलर स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, जैसे कि लार्ज जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सेटअप किए गए थे और पब्लिक एक्सपेंडिचर रेस किया गया था सोशल डेवलपमेंट वगैरह में, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो है अपना मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो देखा है अपनी कंट्री में, बट उस मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी ये चीज हम लोगों ने बिल्कुल जो है एक्सपीरियंस की है कि इनिशियली जो है पब्लिक सेक्टर के हैंड्स में मेजॉरिटी ऑफ जो है थिंग्स थी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी नहीं थी। वो धीरे धीरे आफ्टर दी एलपीजी रिफॉर्म्स प्राइवेटाइजेशन वगैरह हुआ और ये चीजें जो है वो चेंज की गई थी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इनिशियली जो है पब्लिक सेक्टर जो है वो मेजरली क्या कर रहा था, एक जो है एक मेजर रोल प्ले कर रहा था पूरा हमारे डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज हुई। उसके बाद में टिल 1980s all the three countries had similar growth rates and per capita income। 1980 तक की बात की जाए तो तीनों ही कंट्री का जो है ऑलमोस्ट जो है सेम ग्रोथ रेट था, सिमिलर ग्रोथ रेट था और पर कैपिटा इनकम्स भी सिमिलर ही थी। आफ्टर 1980 चीजें बदल गई, ठीक है, और वो जो बदली है वही चीज हम लोग यहाँ पे देख भी लेंगे, ठीक है। So all the three countries have performed differently. India and Pakistan have made slow and irregular progress as compared to China, which has made a miraculous progress, ठीक है। ये चीज तो ये पर्टिकुलर चीज तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है, हम लोग जो है इसे प्रॉपरली आज की डेट में भी देख सकते हैं। सिर्फ अगर हम लोग इतना देखें तो चाइना हमसे आज की डेट में कितना आगे है वो हम लोग बिल्कुल एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अब उस चीज को इससे एनालाइज करो कि चाइना भी जो है तभी सेटअप हुआ था, तभी स्टैब्लिश हुआ था जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है बिकॉज हमारे ऊपर जो है ये सारा रूल्स वगैरह थे, हम अंडर जो है मतलब कि हमारे ऊपर जो है वेरियस काइंड ऑफ ब्रिटिशर्स वगैरह रूल कर रहे थे तो हम उतना ग्रो नहीं कर पाए। अगर जो है देखा जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही हमारी सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। और चाइना को भी हम लोग देखें तो उसी के बाद में वो स्टैब्लिश हुआ था, तो उसका भी जो है सारा चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब वो क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चाइना के बारे में, ठीक है। हम जो है इंडिविजुअली तीनों कंट्रीज के बारे में, नॉट तीनों कंट्रीज, दोनों हम बोलेंगे, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया के बारे में हम लोग अपने जो इसके प्रीवियस में यूनिट्स थे हमारे, ठीक है, अगर मैं उन्हें चैप्टर वाइज डिवाइड कर दूं तो जो 9 हमारे चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने इंडिया के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद में 1950 टू 1990 में क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में क्या हुआ, फिर इंडिया का जो पावर्टी स्टेट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सारी ही चीज़ों को जो है हम लोग इंडिया का कवर कर चुके हैं। अब जो है हमें थोड़ा सा
ओवरव्यू पता होना चाहिए ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम एक छोटा छोटा सा जो एक मेन पॉइंट्स है ब्रीफ में देख लेंगे, चाइना और पाकिस्तान का जो ओवरव्यू है उसे, एंड देन उसके बाद में जो है हम कंपैरिजन पर आ जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग चाइना का देखें तो अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो चाइना हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीपल एंड कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड कल्चर्स डेटिंग बैक मोर देन 6 मिलेनियम, ठीक है। चाइना में जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीपल हमें मिलेंगे, दैट मीन्स जो है वहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही जो पुराने लोग हैं, राइट। और वी कैन से कि जो सिविलाइजेशन है वो तभी से क्या हो रहा है, चलता आ रहा है, दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो चेंजेस हैं वो होते जा रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड कल्चर्स डेटिंग बैक मोर देन 6 मिलेनियम, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC commonly known as China was established in 1949, ठीक है। देन ज्योग्राफी अगर देखी जाए तो चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया, आई गेस इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एशिया इज अ कॉन्टिनेंट जिसका पार्ट इंडिया भी है और चाइना भी जो है उसी का पार्ट है, और आपको जो है ये यहाँ पर इंडिया है एंड हेयर इट इज चाइना, और इस साइड पर क्या है, इस साइड पर है पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं टिल हेयर, ठीक है, और यहाँ से जो हम चाइना से क्या करते हैं, अपनी बॉर्डर्स शेयर करते हैं, ऑल राइट। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ही एशिया के पार्ट्स हैं और चाइना जो है वो ईस्टर्न एशिया में क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया with an area of 9.6 million square kilometers। अब यहाँ से एक और चीज हमें क्या पता चली चाइना के बारे में कि चाइना जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। तो फिर फर्स्ट और सेकेंड कौन सी है, दैट इज कनाडा एंड रशिया, ठीक है। कनाडा रशिया के बाद में जो है आपकी चाइना का जो है क्या होती है, नंबर लगेगा, ठीक है। दैट इज कितना स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है, तो इट इज 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नाउ जस्ट जनरल सेंस में हम लोगों ने ऐसा पढ़ लिया है 6.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इसे जो है हमें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना जो है नहीं होगा कि चाइना का एरिया कितना है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ से हमें ये क्या पता चल गया कि चाइना जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होगी हमारे वर्ल्ड की, होगी इन द सेंस है, ठीक है। देन कम्स टू पॉपुलेशन, एज यू नो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, राइट। So China is the most populous country in the world with around 1,371 million people as per 2015 estimates and a growth rate of 0.5% per annum, ठीक है। और ये जो है आपका जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो हम बोल रहे हैं उसी की वजह से जो है चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म जो है वो लेकर आया गया था ताकि ये जो पॉपुलेशन है कंट्रोल की जा सके, ठीक है। ऑल्दो वो जो वन चाइल्ड नॉर्म था उसे अबॉलिश भी कर दिया गया था और जो है 2 चाइल्ड नॉर्म आ गया था समथिंग अराउंड 2015-16 ऐसा कुछ, 2015 आई गेस, राइट। तो उसमें जो है आपका क्या हुआ था, जो वन चाइल्ड नॉर्म है उसे खत्म भी कर दिया था, ठीक है। बिकॉज एक टाइम के बाद में ये समझ में आने लगा था कि अब जो है कंट्री में बूढ़े लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी और यूथ नहीं बचेंगे हमारे पास में, इसलिए जो है 2 चाइल्ड नॉर्म आ गया फिर धीरे धीरे। और अगर देखा जाए तो वन चाइल्ड नॉर्म की वजह से जो ग्रोथ रेट है वो काफी कंट्रोल में आया था, ठीक है। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो काफी कंट्रोल में आया था। वही हम लोग बोल रहे हैं 0.5% पर एनम जो है वो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है। दैट मीन्स कि एक साल में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.5% जो है वो इंक्रीज होता है चाइना में, ठीक है। अब ये तो नहीं बोलेंगे कि पॉपुलेशन ग्रो होना ही बंद हो जाए, राइट, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है दैट इज 0.5% पर एनम अकॉर्डिंग टू 2015 एस्टिमेट्स, ठीक है। देन कम्स टू इकोनॉमी, जो कि हमें सबसे ज़्यादा, अगर वी आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स तो जो है ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा क्या करेगी, फॉन्ट करेगी, दैट इज इकोनॉमी। अब चाइना की इकोनॉमी के बारे में हम लोग चीज़ें देखें। सो बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, चाइना हैज़ बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल। All the critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under the government control, ठीक है। Is China democratic country? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे कि क्या चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है?
डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंट्री जहां पर जो गवर्नमेंट है वो क्या हो, बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट, टू द पीपल, ये सारे जो आप लगा दो, राइट। तो दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एक चीज हम ये बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री का कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। इफ हम लोग इंडिया की बात करें, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया है सो वी कैन क्वेश्चन देम, ठीक है। गवर्नमेंट्स जो है वो हमारे राइट्स के साथ में क्या नहीं कर सकती है, राइट्स के साथ में जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करवा सकती है। अगर उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ में कुछ भी किया, अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ ले आए उसकी वजह से इफ इन केस हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अगर मान लो नहीं उसमें कंसिडर किए गए हैं, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है ये जो केस है वो फाइल कर सकते हैं और वहां पर जो है इस चीज को बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। दिस इज व्हाट कि हमारे पास में कुछ से है, राइट। हमारे जो राइट्स हैं उनके साथ में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ऑल्सो वी हैव अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट को जो है प्रॉपर क्या देने के लिए, प्रॉपर जो है सारी चीजें उनकी देखने के लिए, साथ ही साथ जो है कहाँ पर वो क्या चीजें गलत कर रहे हैं उसे भी जो है अपोजिशन क्या करता है, बताता है, उसे क्रिटिसाइज करता है हमारी गवर्नमेंट को, राइट। दैट मीन्स वी हैव अ रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वेरियस रूल्स लॉज बनाएगा, अपोजिशन पार्टी उसने क्रिटिसाइज करेगा, फिर यहाँ से जो है पूरा उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, राइट। तो वो अल्टीमेटली एक कॉन्सेंसस आता है। एंड जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो एक हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी हम उन्हें बोल सकते हैं। दैट इज वी आर इलेक्टिंग देम, ठीक है। हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, देन जो है वो आगे और भी वेरियस जो वोट्स वगैरह वो देते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन अगर हम वही बात करें चाइना की, चाइना में इलेक्शंस होते हैं, ऐसी बात नहीं कि चाइना में इलेक्शन नहीं होता है, चाइना में इलेक्शन होता है, ओके। अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ वगैरह देखोगे तो आप लोग देखोगे कि हाँ चाइना में भी इलेक्शन हुआ, बट वहां पर चीज क्या है कि वो इलेक्शन सिर्फ एक पार्टी में ही होता है, ठीक है। देयर इज अ वन पार्टी रूल, सिर्फ एक ही पार्टी है और वही जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और वही जो है वापस जीत जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है तो जीतना ही उसे है, ठीक है। और लोग वही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं या वही जो है नॉमिनेट किए जाते हैं जो कि उस पार्टी ने क्या किया है, उस पार्टी ने जो है बोल दिया है कि हाँ मतलब अलाउ किया है कि आप जो है इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली देयर इज अ वन पार्टी रूल एंड वन पार्टी रूल में लोगों के पास में चॉइस नहीं है। इफ वी आर सेइंग डेमोक्रेटिक तो वहां पर चॉइस वगैरह भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वैसे तो थोड़ा सा हमारे इकोनॉमिक्स से पॉलिटी में चले गए हैं, लेकिन आई गेस कि ये चीज़ आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो भी हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें चीज़ें जो है वो गेन कर लेनी चाहिए। सो चाइना में जो है वन पार्टी रूल जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का अंडर वन पार्टी रूल। सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही थी, जो सारे क्रिटिकल सेक्टर्स थे, ठीक है। बिकॉज देयर वाज अ वन पार्टी रूल, देयर वाज नो अपोजिशन, तो जो पार्टी रूल कर रही है उसे किसी का डर भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन देम, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी चीज है। सो जो सारे क्रिटिकल सेक्टर्स थे, इकोनॉमी के, एंटरप्राइजेस थे, लैंड्स वगैरह थे, ठीक है, ये सब कुछ जो है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेकर आया गया था, ठीक है। दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि चाइना में जो है आफ्टर 1949 जो सारा क्रिटिकल सेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ गया। जो हमने इंडिया और पाकिस्तान में देखा ना कि सोशल जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है वो काइंड ऑफ हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो सारी चीज़ है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। सो ये चीज़ हुआ। उसके बाद में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या जो है स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई चाइना में, उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF कैंपेन पर। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैंने देखा है कि कई बार पूछा भी जाता है, मतलब कि नहीं पूछा नहीं जाता इन द सेंस कि वो जो है आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह में बहुत ही इजीली देखने को मिलता है। दैट इज आपको बोल दिया जाता है GLF क्या है और ऑप्शन दे दिया आपको उसका फुल फॉर्म लिख के। तो GLF इज व्हाट, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। GLF दैट इज जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, ये कैंपेन कहाँ पे लॉन्च हुई थी, चाइना में, ठीक है। कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी या कौन से ईयर में इनिशिएट की गई थी, इन 1958, ठीक है, बाय माओ।
aim was to transform agrarian economy into modern economy through industrialization। ठीक है, इसका जो एम था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो एम था वो क्या था, वो ये था कि जो एग्रीगेन इकोनॉमी है उसे हम मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करें। किसके हेल्प से? इंडस्ट्रियलाइजेशन के हेल्प से। अब ये चीज कैसे की जाएगी कि एग्रीगेन इकोनॉमी को जो है हम मॉडर्न इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है इसके अंदर ये चीज लेकर आई गई थी कि पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड। ठीक है, अब पहले इस चीज को समझते हैं कि जो है वहां पर लोगों को एनकरेज किया गया कि आप जो है आपकी बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज सेटअप करो। ठीक है, छोटे छोटे भी अगर बैकयार्ड्स है तो आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप करो ताकि उससे जो है आपकी इनकम बढ़ सके। ठीक है, इन शॉर्ट दैट मीन्स कि लोगों को जो है परस्यू करना, उन्हें जो है बताना, उन्हें बोलना कि आपको क्या करना है, आपको जो है अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज ओपन करनी है। आपको बहुत ज्यादा लैंड ओन करने की जरूरत नहीं है टू ओपन अ इंडस्ट्री और टू सेट अप अ इंडस्ट्री। आप जो है ये चीज सिंपली अपने बैकयार्ड्स वगैरह में भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हुई। उसके अलावा जो रूरल एरियाज है वहां पर कम्यून स्टार्ट हुए थे। कम्यून क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से समझिएगा, बिकॉज जो है कम्यून पर क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक स्टेटमेंट लिखी दे सकते हैं कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिस्टम को हम कम्यून सिस्टम कहते हैं। अब कम्यून सिस्टम इज बेसिकली कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग उसे समझे तो कम्यून इज अ कलेक्टिव फार्मिंग। दैट मीन्स कि कम्यून सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने लैंड एरियाज प्रोवाइड किए टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, और उन ग्रुप ऑफ पीपल को बोला गया कि आप इस लैंड एरिया पर कलेक्टिवली फार्मिंग करो। ठीक है, और फिर जो है उस फार्मिंग से जितना भी आपका प्रोड्यूस आ रहा है, ठीक है, उसका मनी आप ही के पास जाएगा, गवर्नमेंट नहीं लेगी। गवर्नमेंट जो है सिर्फ कुछ फीस और वी कैन से कुछ रेंट जो है वो चार्ज करेगी उस लैंड का। ऑल राइट, उस लैंड पर आप आपकी मर्जी से आपको जो भी जो है प्रोडक्शन करना है आप कर सकते हो। ये चीज जो है ये कम्यून सिस्टम के अंदर थी। लैंड का ओनर गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन उस लैंड को आप फ्रीली यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक नॉमिनल सा जो है वी कैन से कि रेंट वगैरह जो पे करना रहता था। ठीक है, बाकी जितना भी इनकम आता था, जो भी प्रोडक्शन होता था उससे, वो इनकम जो है या वो जो मनी है वो फार्मर्स अपने पास ही रखते थे। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट के पास में जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम रेंट गवर्नमेंट कुछ नहीं लेती थी उनसे। सो रूरल एरियाज में जो है कम्यून स्टार्ट किए गए थे, और 1958 में ही अगर हम लोग बात करें तो देयर वर 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल दी फार्म्स। ठीक है, तो ये जो है ये काफी बिग नंबर है। 26,000 कम्यून्स नंबर आप लोगों को याद रखना रहेगा। ठीक है, दैट इज जो है 1958 में ही हमने क्या देखा कि 26,000 कम्यून्स जो हैं वो सेटअप हो गए थे। हमें बोलें कि वो हमें देखने को मिले, जो कि ऑलमोस्ट जो सारे फार्म एरियाज है उन्हें कवर कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर वी कैन से की प्रॉब्लम आती है कि जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास में इतना लैंड नहीं, इसलिए वो इतना जो है उनका उन्हें जो है उतना रिटर्न नहीं मिलता है। तो अकॉर्डिंगली चाइना में क्या किया गया, लैंड हम दे रहे हैं, आप इस पर क्या करो, आप इस पर प्रोडक्शन करो, आपको कुछ नहीं, आपको हम लैंड दे देंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये था आपका कम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड को अगर हम बहुत ही समराइज्ड वे में बोले तो इसमें जो है इसका जो मेन एम था दैट वाज कि एग्रीगेन इकोनॉमी को जो है मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना। और ये कैसे किया जाएगा, तो लोगों को जो है इनकरेज किया गया था कि वो अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज ओपन करें। ठीक है, इसके अपार्ट ग्रेट लीप फॉरवर्ड में ही जो है हम लोगों ने ये भी देखा कि रूरल एरियाज में जो है कम्यून्स वगैरह सेटअप किए गए थे। ऑल राइट, देन कम्स टू दी नेक्स्ट कैंपेन, और नेक्स्ट जो है हमारा वी कैन से कि नेक्स्ट स्कीम चाइना की, दैट वाज ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है उसमें ठीक है वो इंट्रोड्यूस हो गई, सब हो गया। इनिशियली जो है उसमें रिजल्ट दिखे, लेकिन सब्सटैंशियली या फिर ग्रेजुअली हम लोग देखें तो उतना जो है चेंजेस देखने को नहीं मिले। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो है वो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी वो एक लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं रही। फिर आई न्यू स्कीम या नेक्स्ट स्कीम दैट वाज द ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये इंट्रोड्यूस हुई थी इन 1965। ठीक है, ये जो आपको इनके ईयर्स है स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्ली याद रखना है। तो जो ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन है दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1965। इसके अंदर क्या चीज थी, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड
लर्न फ्रॉम कंट्री साइड, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यूजुअली जो है कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो स्कूल्स वगैरह है या जो कॉलेजेस वगैरह है वो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है, वी नीड प्रैक्टिकल नॉलेज। जब तक हम प्रैक्टिकलिटी नहीं सीखेंगे तब तक जो है हमसे जो है वो चीज़ एक प्रॉपर वे में हम नहीं बोल सकते कि हमें आती है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बोलते हैं और ये हमें लगता भी है कि नहीं यार ये होना चाहिए, राइट, कि जो है एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हमें सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है हमें देखने की ज़रूरत है। बस वही चीज़ यहाँ पे थी, दैट इज़ ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में। इसमें जो है जो भी स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हैं उन्हें जो है वर्क पर भेजा गया, ठीक है। दैट मीन्स आप जाओ अभी से और आप क्या करो, काम करो, क्योंकि जब वो काम करेंगे तो वो काम सीखेंगे, उनमें स्किल्स आ जाएंगी, ठीक है। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह मिल गई, उनमें जो है प्रॉपर स्किल्स इनबिल्ड हो गई। और एक्चुअली में जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं या एक्चुअली में जब हम किसी वर्क को करने की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत बार ये भी होता है कि जो हम थ्योरी में पढ़कर आए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट वे में जो है हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर सारी चीज़ें प्रॉपरली होती है, ठीक है। मोस्टली अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट वगैरह वाली जो चीज़ें होती है उसमें इतना थ्योरी वर्क नहीं करेगा जितना हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जितनी हमारी स्किल्स जो है वो वर्क करती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर वही हुआ कि जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भेजा गया काम पे कि आप जाओ वर्क करो, लर्न करो वहाँ से, ठीक है। When Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had been sent to help in industrialization process, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर में प्रॉब्लम क्या आई, इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जब चाइना को ये चीज़ करनी थी तो चाइना ने क्या किया कि रशिया के जो प्रोफेशनल्स वगैरह थे उन्हें जो है डिमांड किया या उन्हें बुलाया कि ये लोग आकर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्किल्स वगैरह जो है प्रोवाइड करेंगे चाइना के जो सिटीजन्स हैं उन्हें। बट जब रशिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद में रशिया ने अपने जो प्रोफेशनल्स थे उन्हें विड्रू कर लिया और ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी ये फिर वहां पर जाकर क्या हो गई, वही कि एक स्टैग्नेशन वाला जो प्रोसेस है वो हमें देखने को मिला, ठीक है। देन कम्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। अब क्या क्या रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, या फिर वी कैन से कि जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म्स आया था इंडिया में, वैसे ही जो है चाइना में भी रिफॉर्म्स आए थे। नाउ वी नो कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो तो हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बोलने की वजह से जो है लेकर आने पड़े थे, लेकिन क्या चाइना के पास भी ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन था या चाइना ने खुद ने किया, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या क्या रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए चाइना में वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1978, ठीक है। तो चाइना में रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे स्टूडेंट्स, दैट इज इन 1978। वहीं जब हम इंडिया की बोलते हैं तो कब इंट्रोड्यूस हुए थे, दैट वाज इन 1991, ठीक है। नाउ चाइना के पास जो है एज सच कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं था कि चाइना को जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अनलाइक दी इंडिया, ठीक है। बट चाइना ने जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए बिकॉज उन्हें जो है उनकी इकोनॉमी में जो है वेरियस चीज़ें एनालाइज करने के बाद में ये समझ आ गया था कि जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एंड समथिंग जो हमारा ये जो पैटर्न है इसे चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू ग्रो, ठीक है। सो अल्टीमेटली रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए इन 1978। अब जो है चाइना में 2 फेजेस में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। जो इनिशियल फेज था उसमें जो है रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चरल, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है। तो जो 2 हमारे फेजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज चाइना में जो है ये चीज़ें 2 फेजेस में हुई थी। जो इनिशियल फेज था उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, और जो लेटर फेज था इन दैट रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है लेटर फेज में जो रिफॉर्म्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब ये जो रिफॉर्म्स थे हमें सारे रिफॉर्म्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसका एक जो मेन पर्टिकुलर फीचर था दैट वाज डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस, इसे हमें देखने की ज़रूरत है। सो व्हाट इज दिस डुअल प्राइसिंग? डुअल प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया कि 2 प्राइस होना, ठीक है। एक कमोडिटी के 2 प्राइजेस होना इज नोन एज द डुअल प्राइसिंग। अब एक कमोडिटी के 2 प्राइजेस कैसे होंगे, इस चीज़ को कैसे जो है डिवाइड किया गया, सेग्रीगेट किया गया। इसमें जो चीज़ें हुई वो देखते हैं हम लोग कि जो फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे दे वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल fixed quantities of inputs and outputs on the basis of fixed prices fixed by the government, and for other transactions the inputs and outputs were purchased and sold at market prices, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डुअल प्राइसिंग था इसमें क्या किया गया कि जो है फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो रिक्वायर्ड थे कि उनकी वो जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो है
किसी भी कमोडिटी या वी शुड से कि किसी भी जो इनपुट या आउटपुट है, ठीक है, उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी इफ दे आर बाइंग और सेलिंग, तो वो जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उस पे करेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ है या जो उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन्स है तो वो जो है वो मार्केट प्राइस पर अंडरटेक किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स ने बोला कि हमें क्या करना है, फर्टिलाइजर्स को परचेज करना है, ठीक है। अब फर्टिलाइजर्स जो है ये इन्हें बाय करने हैं, सो अकॉर्डिंगली दिस इज अ इनपुट, इनपुट जो है ये बाय किया जाएगा बाय इंडस्ट्रियलिस्ट और दी फार्मर्स, और जो भी उनका आउटपुट होगा वो सेल करेंगे। तो ये जो बाय करना है तो फर्टिलाइजर्स की एक जो फिक्स क्वांटिटी है, लेट्स से कि गवर्नमेंट ने बोला कि समथिंग अराउंड जो है कुछ मान लो कि 10 to 20 बॉटल्स जो है गवर्नमेंट ने बोली कि ये जो 20 बॉटल्स है ये XYZ जो हमने प्राइस फिक्स किया है उस पर आप लोगों को मिलेगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इससे ज़्यादा आप परचेज कर रहे हो तो जो मार्केट प्राइस है उस पर आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो है ये डुअल प्राइसिंग है कि एक फिक्स क्वांटिटी जो गवर्नमेंट का प्राइसेस है उस पर, उसके बाहर कोई भी चीज़ है तो वो मार्केट प्राइसेस पर, ठीक है। ये था डुअल प्राइसिंग का सिनेरियो। ऑल राइट, तो डुअल प्राइसिंग कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, या डुअल प्राइसिंग वाला जो सिस्टम था वो कौन सी कंट्री में हमें देखने को मिला, दैट वाज इन चाइना। ऑल राइट, ये थी चाइना के बारे में चीज़ें जो कि हमें पढ़ने की ज़रूरत थी। अब आते हैं हम लोग किस पर, पाकिस्तान पर। अब पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। आई गेस इसमें तो किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं होगा, राइट, या ऐसा भी नहीं होगा कि हमें पता नहीं है। पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम क्या है, इज इट जस्ट पाकिस्तान, नो, इट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसका जो ऑफिशियल नेम है दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एंड इन शॉर्ट हम पाकिस्तान बोलते हैं, जैसे कि हम लोग चाइना जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसे हम सिर्फ चाइना बोलते हैं, सो अकॉर्डिंगली वैसे ही पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। अब ज्योग्राफी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द साउथ एशिया एंड बॉर्डर्स सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट, ठीक है। जो पाकिस्तान है वो साउथ एशिया में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो जोग्राफिकल एरिया है वो अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया, और जो है ये सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ में जो है बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इट्स बॉर्डर्स आर विथ चाइना इन द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट आर ईरान एंड अफगानिस्तान, एंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इट्स बॉर्डर्स आर विथ इंडिया, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये जो है ये चाइना की जो बॉर्डर्स जिसके साथ में शेयर की गई है वो बताया गया है। ऑल्दो ये जो है पर्टिकुलरली आपको एक एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर इसे थोड़ा सा समझना है तो एक सिंपल सी चीज़ कीजिएगा स्टूडेंट्स, एटलस उठा लीजिएगा एक बार, ठीक है। एटलस में, या वी कैन से कि एटलस नहीं तो मैप ले लेना, ठीक है, मैप ले लेना, वर्ल्ड मैप ले लेना। एटलस इसलिए बोला कि आपको एटलस में इजीली जो है वर्ल्ड मैप मिल जाता है, बट इट्स फाइन, आपको जो है पूरी एटलस की भी ज़रूरत नहीं, आप वर्ल्ड मैप जो है वो देख लेना। उसमें आप लोगों को जो है जो वेरियस ये जो सारा ये पाकिस्तान के बारे में जो दिया गया है, दैट मीन्स जो पाकिस्तान की बॉर्डर्स दी गई है, वहाँ से आप लोग बहुत ही इजीली समझ जाओगे कि अच्छा दिस इज पाकिस्तान, इस साइड पर अफगानिस्तान, ईरान ये आ गए, ठीक है, इधर पे इंडिया है, इधर से जो है चाइना है, तो वो चीज़ें जो है वो आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। ऑल्सो जब आप मैप वगैरह देखते हो ना तो अच्छे से देखा करो, लाइक इफ मैं इंडिया की बात करूँ, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड मैप देख रहे हैं और उसमें अगर हम इंडिया के बारे में कुछ देख रहे हैं तो एक चीज़ देखो कि इंडिया की जो है बॉर्डर्स किस किस के साथ में है, ठीक है। लाइक इंडिया इधर से पाकिस्तान है, ओके, इधर जो है आपके इधर चाइना हो गया, इधर जो है आपका बांग्लादेश वगैरह हो गया, ठीक है। तो कितने जो है कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के साथ में बॉर्डर्स शेयर कर रही है, कहाँ कहाँ से जो है बॉर्डर्स शेयर कर रही है। फिर उसके बाद में कई बार आप देखते हो कि वेरियस काइंड ऑफ न्यूज़ेस अगर आप देखते हो, लाइक जो साइड पर हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पर जो प्रॉब्लम थी, एनआरसी वगैरह ये सब कुछ जो लेके आया गया था, राइट, तो अल्टीमेटली वो क्यों जो है हुआ, क्यों जो है जो माइग्रेंट्स थे कहाँ से आए, कैसे आए, तो तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हमारी बॉर्डर्स है और यहाँ से कौन कौन सी जो है कंट्रीज वो कर रही है, हमारी जो बॉर्डर्स है वो शेयर कर रही है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट समथिंग एक्स्ट्रा कि थोड़ा सा जो है ना आपका जो बुकिश नॉलेज है ना उसके अपार्ट भी जो है नॉलेज को गेन करना आपको ट्राई करना चाहिए एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET। अब जो है आप लोग आपके कॉलेजेस में एडमिशन ले लोगे एंड
ट्वेल्थ तक तो आप बुकिश चल सकते हो, राइट, आराम से जो है ट्वेल्थ तक हमारी जो भी चीज़ें होती है वो सब कुछ जो बुक्स में लिखा है उसके बेसिस पर एग्जाम्स वगैरह होते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे एडवांस स्टडीज़ में जाएंगे हमें जो है उतना ही अपना होलिस्टिक व्यू रखना ज़रूरी है, एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप में जो है इनबिल्ट कर लीजिए, अभी से जो है ये सब कुछ जो है करना स्टार्ट कर दो, ताकि जब आप लोग प्रॉपरली आपके कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लो तो वहाँ पर जो है आपको एकदम से ऐसे जो है प्रेशर ना लगे कि यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें तो इस चीज़ की आदत ही नहीं है, हमें तो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ने आता है, हम तो ये वो ये जो सारी चीज़ें है ना, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आप जो हो अभी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दोगे तो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। देन उसके बाद में आते हैं, द कंट्री हैज़ एन एरिया ऑफ 7,96,065 square kilometers. The total cultivated area is 2,21,300 square kilometers, whereas the area under the forest is 42,300 square kilometers. ठीक है। देन आगे आते हैं पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज। अगर हम लोग देखें पाकिस्तान की, सो पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 188 million people as per 2015 estimates with a growth rate of 2.1%, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो चाइना से जो है पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है, बट यहाँ पर जो मेन एम्फेसिस डालने वाली चीज़ है दैट इज ये जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है दैट इज 2.1%, और वहीं आप चाइना का देखो तो वो कितना था स्टूडेंट्स, 0.5%। अब देखो अगर ग्रेजुअली हम लोग देखें कि ईयर बाय ईयर जो है पाकिस्तान का अगर 2.1% से जो है ये इंक्रीज होगा पॉपुलेशन, तो अल्टीमेटली वो बहुत जल्दी जो उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वहीं जब हम चाइना का इतना कम जो है ग्रोथ रेट अगर देख रहे हैं तो धीरे धीरे कर जो है चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ गई है और भी जो है आ जाएगी, ठीक है। और पॉपुलेशन को हमेशा किस चीज़ से कंपेयर करना, आप जो एरिया है कंट्री के पास में उससे, ठीक है, कि इतनी पॉपुलेशन के लिए क्या उस कंट्री के पास में उतना अवेलेबल एरिया भी है, या सिर्फ जो है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारे पास में रहने की जगह नहीं है, ठीक है। अगर हम वहीं चाइना की बात करें स्टूडेंट्स, तो चाइना अगर मोस्ट पॉपुलस कंट्री है तो वो 3rd लार्जेस्ट इन एरिया भी है, राइट। सो अकॉर्डिंगली चाइना के पास में उतनी जगह है कि वो इतने लोगों को जो है प्रॉपर जो लिविंग है वो प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर वहीं हम इंडिया और पाकिस्तान में देखेंगे तो अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो लैंड एरिया है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरी जो पॉपुलेशन है वो प्रॉपर्ली रिसाइड कर पाए। फिर इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट में जो है कोच करने लगते हैं, हम फॉरेस्ट को कट कर जो है वहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट करने लगते हैं। तो इन सब की वजह से जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट वगैरह पे, ठीक है, और वो चीज़ सही भी नहीं है। सो अल्टीमेटली विथ द एरिया, ओके, जो पूरा लैंड एरिया है उससे अगर हम पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो हमें प्रॉपर्ली समझ में आता है कि कहाँ पर क्या सिचुएशंस हैं, ठीक है। सो 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन वाला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है अपने जो पॉवर्टी वाला चैप्टर है उसमें। अब इंडिया में जैसे पॉवर्टी लाइन है स्टूडेंट्स, वैसे ही वेरियस कंट्रीज में अपनी अपनी जो है एस्टिमेट्स के हिसाब से पॉवर्टी बताई जाती है। तो इफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो 1/3 है टोटल पॉपुलेशन की, जो 1/3 पॉपुलेशन है वो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन के बिलो रहती है। दैट मीन्स कि ये चीज़ इन रिकॉर्ड्स है कि 1/3 पॉपुलेशन तो आपके पॉवर्टी लाइन के बिलो है, ये रिकॉर्ड्स है। अब ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमेशा सही नहीं होते हैं, राइट। रिकॉर्ड्स में ऐसे वाले जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें एक्चुअल से जो है कम ही बताया जाता है हर जगह पर। सो अल्टीमेटली जब हम बोल रहे हैं कि ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन के जो है बिलो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है, दैट मीन्स कि अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें और अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा बस सोचें, हमें कहीं पर लिखना नहीं है स्टूडेंट्स, ये ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप कोई आंसर वगैरह लिखते हो, ये तो वैसे CUET आपका MCQ बेस्ड है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जब आप आंसर्स लिखते हो तो कभी भी जो है आपको टोटली क्रिटिसाइज या टोटली फेवर नहीं करना होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। आपको एक जो है मिडिल पाथ हमेशा लेना है, ना ही आप एकदम जो है क्रिटिसाइज करने पर आओगे और ना ही आप एकदम फेवर में बोलोगे, ठीक है। अब ये जो है 1/3, अगर आपके पास में मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता आपको सब्जेक्टिव में लिखना होता तो आप यही बताते कि ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन के बिलो 1/3 पॉपुलेशन रहती है, बात खत्म।
लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, दैट इज ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, बट वी नो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो ऐसी चीज़ें होती है वो एज कंपेयर टू द रियलिटी कम ही बताई जाती है, राइट? चीज़ों को छुपाया जाता है बहुत बार, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी। सो दैट मीन्स कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन, हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहती है। अब यहाँ से आप पाकिस्तान की इकोनॉमी का एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वी नो कि जो अगर हम पावर्टी के बारे में बात करें तो हमें पता है, जो हम पूरा पावर्टी वाला चैप्टर पढ़ के आए, कि इफ़ अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो दैट मीन्स कि हम जो है इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि हमारा जो पुअर सेक्शन है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन पुअर रहेगी सो देन यू आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, यू आर नॉट अ डेवलप्ड नेशन, ऑल राइट। एंड पावर्टी एक मेजर इशू है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इशू है जिसे कि ठीक करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ऑल राइट। इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। अब यहाँ से हमें और क्या चीज़ें पता चली कि इंडोनेशिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू पाकिस्तान, ठीक है। सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। The language, the national language is Urdu and English is the official language, ठीक है। जो national language है that is what, उर्दू। एंड उर्दू क्यों होगी? ऑब्वियस सी बात है कि जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है तो अकॉर्डिंगली उनकी जो लैंग्वेज है वही क्या होगी, वही उनकी जो है नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। जैसे कि इंडिया की क्या है, हिंदी है, ठीक है, वैसे ही जो पाकिस्तान है वहाँ पर उर्दू जो है वो यूज़ की जाती है, एंड इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अब इंग्लिश जो है वो ऑलमोस्ट हर एक जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी चुकी है, तो आई गेस उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कम्स टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब इकोनॉमी में पाकिस्तान ने भी अकॉर्डिंगली जैसे हम लोगों ने इंडिया में देखा वैसा ही जो है पाकिस्तान में हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को देखते हैं। देखो इंडिया का जो हमारे वेरियस प्लान्स वगैरह थे ना, उसको आप बिल्कुल जो है पाकिस्तान में देखना, कि जब हम अभी पूरा पाकिस्तान को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है उसने क्या किया है, इंडिया की जो प्रॉपर पूरी जो प्लानिंग वगैरह थी उसको फॉलो करने की जो है कोशिश की है, ठीक है। सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम as we had in India also we had in Pakistan. We हमें जो है बहुत ही अच्छे से पता है, राइट, what is mixed economic system, that is the coexistence of private and public sector, all right. Then comes to the introduction of various policies. Introduced policies in late 1950s and 1960s. Policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with direct import controls on competing imports, ठीक है। हम लोगों ने एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी थी जब हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 वाला सिनेरियो, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, राइट। नाउ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में हमने क्या किया था, या इंडिया ने क्या किया था कि इम्पोर्ट्स को सब्सटीट्यूट करने के लिए वेरियस जो है टैरिफ्स एंड कोटास जो है वो लगाए थे, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें इस पर्टिकुलर जो फॉरेन का जो कंपटीशन है उससे क्या मिल सके, उससे जो है प्रोटेक्शन मिल सके। अकॉर्डिंगली आप लोग देख रहे हो पाकिस्तान में भी ये चीज़ हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज थी दैट वर कंबाइंड ऑफ टेरिफ प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विथ डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन कंपीटिंग इंपोर्ट्स, ठीक है। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत जो है इसी से क्या है रिलेटेड ये है, ऑल राइट। देन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में आया था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल भी रहा था पाकिस्तान में भी। इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन लेट 1970s, ठीक है, 1970s, लेट 1970s में जो है पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो इंक्रीज हुआ। लेकिन वहीं अगर हम लेट, यहाँ पर अर्ली आएगा, सॉरी,
दिस वुड बी अर्ली 1970s में जो है पब्लिक सेक्टर का रोल जो है उसका इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिला, एंड इन लेट 1970s जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अर्ली 1970s में जो है पब्लिक सेक्टर पाकिस्तान में देखने को मिला। देन जो है वही चीज़ जैसे कि हम लोगों ने इंडिया में देखा था कि जो है पब्लिक सेक्टर उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाई ये वो, तो अकॉर्डिंगली जो है पाकिस्तान में वही हुआ, और जो है लेट 1970s में जो है प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसे समझा गया था, ठीक है। देन फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970s। नाउ हमारे जो क्राइसिस थे, इंडिया के जो क्राइसिस थे दैट वर इन 1990s, राइट। 1991 में हम लोग रिफॉर्म्स लेकर आए थे, लेकिन पाकिस्तान में जो क्राइसिस है वो हमसे काफ़ी पहले आ गए, दैट वर समथिंग इन द लेट 1970s, ठीक है। और ये लेट 1970s में जो ये पर्टिकुलर क्राइसिस वगैरह हुए थे उसी की वजह से, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड बैंक और IMF के पास में गई, वैसे ही पाकिस्तान भी गई थी। पाकिस्तान हमसे पहले ही जा चुकी थी, राइट। हम लोग तो 1991 में हम लोग लोन वगैरह लेकर आए, इनका लेट 1970s में ही ये लोग जो है सारी हेल्प जो है वो लेकर आ चुके थे, और इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि लेट 1970s में प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है। सो रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम इमाइग्रेंट्स टू द मिडल ईस्ट, ठीक है। तो इनिशियली जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला वेस्टर्न नेशन से पाकिस्तान को। उसके अलावा ये एक मेन चीज़ है, आप लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी में देखोगे जो कि आज की डेट में भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब कि आज तक वो प्रिवलेंट है, दैट इज रेमिटेंसेस फ्रॉम ई माइग्रेंट्स टू द मिडल ईस्ट। क्या होता था कि पाकिस्तान के लोग जो है वो और कहीं पर गए, वहाँ पे काम करने लगे, अब वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो वो वहाँ से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रेमिटेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो पैसा जो है वो अपने घर वालों को और उनको भेज रहे हैं, तो उससे जो है पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो वर्क करता था। लेकिन वही चीज़ जो है वो धीरे धीरे इनके लिए प्रॉब्लमैटिक भी बन गया, बिकॉज ये रेमिटेंसेस वगैरह पर बेस्ड थे, ठीक है। जो अगर हम लोग बात करें कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है या हो, तो उसमें हम लोग को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये किस पर्टिकुलर जो है रीज़न की वजह से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को अच्छा देखें। तो उसके पीछे एक सिंपल सा चीज़ ये होना चाहिए कि हमारे जो गुड्स हैं, ठीक है, या सर्विसेज है, उनकी हेल्प से जो है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ना चाहिए। ये रेमिटेंसेस वगैरह पर जो है बहुत ज़्यादा हम लोग रिलाय नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ पाकिस्तान में थी कि पाकिस्तान का जो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो रेमिटेंसेस से ही क्या था, वो रेमिटेंसेस से ही जो है पूरा फुल हुआ करता था, ठीक है। देन कम्स टू दी डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, अब इनके जो है कंपैरेटिव स्टडी पर आते हैं हम लोग। पाकिस्तान के बारे में आप लोगों ने चीज़ें देख ली, आपके चाइना के बारे में देख ली, ठीक है, और इंडिया के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में। तो अब जो है हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पर कंपेयर करेंगे। इंडिकेटर्स हमारे पास में क्या क्या है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हम लोग लेंगे 2015 की, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लेंगे हम लोग 2015 की, डेंसिटी दैट मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, कितनी है कि एक एरिया में जो है कितने लोग रह रहे हैं कंपैरेटिवली हम उसे देखेंगे। देन 6 रेशियो कैसा है, मेल टू फीमेल जो हमारा रेशियो है वो कैसा है उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्टिलिटी रेट दैट इज ऑफ द 2015 फर्टिलिटी रेट, दैट मीन्स वी कैन से कि एक जो विमेन है वो कितने जो है चाइल्ड को बर्थ दे रही है, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से कि एक फैमिली में जो है कितने बच्चे हैं, ऑल राइट, 2, 3 अकॉर्डिंगली जो है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर फर्टिलिटी रेट देखेंगे। देन कम्स टू अर्बनाइजेशन 2015, ठीक है। अर्बनाइजेशन जो है वो कैसा हमें देखने को मिला है टिल 2015, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अब देख लेते हैं वेरियस इंडिकेटर्स को। सबसे पहले पॉपुलेशन देखते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन एज ऑफ 2015 अगर इन मिलियंस देखी जाए तो दैट वाज 1311 मिलियंस, चाइना की दैट वाज 1371 मिलियंस एंड पाकिस्तान की काफ़ी लो दैट इज 188 मिलियंस, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो इससे पाकिस्तान बहुत पीछे है पॉपुलेशन में। लेकिन वही एक चीज़ है स्टूडेंट्स की, पॉपुलेशन जो है वो अगर अभी पीछे है बट यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो हाई है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ग्रेजुअली जो है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी अगर उसे अभी से नहीं कंट्रोल किया गया तो, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना में
पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 1311 मिलियंस है और वहीं चाइना में 1371 मिलियंस है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली समथिंग अराउंड 60 मिलियंस का हम बोल सकते हैं डिफरेंस है, जो कि बहुत ही इजीली जो है सरपास किया जा सकता है। वहीं अगर हम लोग एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखें तो इंडिया की दैट इज 1.2%, चाइना की दैट इज 0.5% एंड पाकिस्तान की दैट इज 2.1%। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो हम लोग अगर 2015 के बाद वाला अगर आप डेटा निकालोगे यही इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू 2015। वहीं चाइना की पॉपुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो कम है, और इंडिया में जो है एक दोनों के बीच में हम बोल सकते हैं एक मॉडरेट जो है ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर पर। दैट मीन्स कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग जो है वो रिसाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर डेंसिटी की बात की जाए तो इंडिया की दैट इज द हाईएस्ट अमंग दी थ्री, दैट इज 441। और ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन हाई है। ठीक है, एंड एज कंपेयर टू चाइना इंडिया का जो लैंड एरिया है वो काफी कम है। चाइना इज दी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, एरिया वाइज, और इंडिया उस चीज में, उस रेस में आ ही नहीं रही है। तो उससे जो है हम बोल रहे हैं कि इंडिया के पास में उतना जो है लैंड एरिया नहीं है। ठीक है, वही हम लोग चाइना की देखें तो बीइंग दी मोस्ट पॉपुलस, स्टिल जो डेंसिटी है वो सबसे कम है इन तीनों में, दैट इज 146। और अगर पाकिस्तान की देखा जाए तो दैट इज 245। ठीक है, यहाँ से भी आप एनालाइज कर सकते हो कि पाकिस्तान की जो है पॉपुलेशन एज कंपेयर टू देयर डेंसिटी और एज कंपेयर टू देयर एरिया ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज देखो इंडिया और पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है उसमें तो मैसिव जो है डिफरेंस है, बट अगर हम डेंसिटी देखें तो ये इतना मैसिव डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 441 है, यहाँ पर 245 है। अगर ये आप 2015 के बाद का डेटा देखोगे तो ये जो नंबर है ये काफ़ी इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के एरिया को देखते हुए उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ही है, हमारी पॉपुलेशन तो है ही ज़्यादा, वी नो दैट, और इसीलिए जो है ये वेरियस जो एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि इतने जो है बच्चे मत कीजिए। ठीक है, हमारे पास में एज सच कोई रूल नहीं है कि 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड, ठीक है, वो अभी तक नहीं आया, बट हाँ देयर आर प्रोसेसेस लाइक कि 2 चाइल्ड नॉर्म जो है वो लेकर आएंगे या उसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो चीज़ें जो है वो बाद की बात है, वो देखी जाएगी। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट एज सच नहीं है। और यहाँ से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखें तो इंडिया और पाकिस्तान में, तो इसीलिए जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमें आज की डेट में काफ़ी हाई दिखेगी। ठीक है, सेक्स रेशियो पर आते हैं, दैट इज पर 1000 बॉयज और पर 1000 मेल्स देर आर हाउ मेनी फीमेल। ठीक है, 2015 का, तो पर 1000 मेल जो है 929 फीमेल जो है वो इंडिया में है, 941 इन चाइना एंड 947 इन पाकिस्तान। तो अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे बेटर जो है सेक्स रेशियो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। देन कम्स टू फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट दैट मीन्स हम ये बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज एक जो फीमेल है वो कितने जो है बेबीज को बर्थ दे रही है। ठीक है, अब वो डिपेंड वुमेन की जो है बॉडी पर नहीं करना है। ठीक है, उस चीज़ पर हमें नहीं लेकर जाना है, हमें सिंपली जो है इससे इस चीज़ को समझना है कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, अकॉर्डिंगली उस वे से देखेंगे। तो अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें इंडिया की तो दैट इज 2.3। ठीक है, 2.3 दैट मीन्स कि हाँ कुछ फैमिलीज में हम 2 चाइल्ड देख रहे हैं, कुछ में आप 3 देख रहे हो। ठीक है, लेकिन वो 2.5 तक भी कंप्लीटली नहीं गया, तो 3 आप लोग कम जो है उसमें देख रहे हो। ये एक एवरेज है, इसलिए ये पॉइंट में ऐसा नहीं होगा कि 2 पूरे बच्चे और जो है एक 1/3 पार्ट है। ठीक है, इस सेंस में मत चले जाना। ऑलराइट, तो वो जो है वो चीज़ क्या है, वो आपको एक एवरेज दिया गया है। वही हम लोग अगर चाइना की बात करें तो दैट इज 1.6, दैट मीन्स मोस्टली 1 चाइल्ड वी कैन से, और जो है आप 2 चाइल्ड भी हैं। और वही अगर आप पाकिस्तान में देख रहे हो तो देखो ये जो हाई ग्रोथ रेट है ना, वही चीज़ वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज 3.7। 3 to 4 जो है चाइल्ड ऑन एन एवरेज हमें हर एक फैमिली में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये जो है ये जो हाई ग्रोथ रेट है ये ऑब्वियसली बात है कि वो फर्टिलिटी रेट का ही क्या है, नतीजा है। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट फर्टिलिटी रेट है दैट इज ऑफ चाइना, देन कम्स इंडिया एंड देन कम्स दी पाकिस्तान। अब अर्बनाइजेशन की बात करें
तो 33 ऑन एन एवरेज हम परसेंट पे बात कर सकते हैं कि 33% जो हम लोगों ने अर्बनाइजेशन देखा है इन इंडिया 2015 तक। पाकिस्तान में चाइना में दैट इज 56% एंड पाकिस्तान में दैट इज 39%। ठीक है, तो चाइना जो है अर्बनाइजेशन में टॉप कर ही रही है, देन आता है आपका पाकिस्तान एंड देन कम्स दी इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं जो कि इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान में हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, हमारा जो कंपैरिजन है उसे हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं। ऑल राइट, नाउ कम्स टू दी ग्रोथ इंडिकेटर्स। अब जो ग्रोथ इंडिकेटर्स है उन्हें देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स देखे, अब तीनों ही कंट्रीज के जो ग्रोथ इंडिकेटर्स है उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रोथ इंडिकेटर्स में अगर हम लोग बात करें तो जीडीपी जो है वो काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। जीडीपी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीडीपी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, so growth rate of gross domestic product, so GDP growth rate is considered as the single most important indicator of an economy during the period। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितना जो है जीडीपी ग्रो किया है, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से जो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, नाउ एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इन परसेंटेज 1980 से 2015 तक का। ठीक है, सो इफ अगर हम 1980 टू 1990 बात करें, इंडिया में द जीडीपी ग्रोथ वाज 5.7%, चाइना में इट वाज 10.3% एंड पाकिस्तान में इट वाज 6.3%। ठीक है, अब वही चीज अगर हम लोग 2011 टू 2015 की बात करें तो इंडिया का जो है ग्रोथ रेट और जीडीपी जो परसेंटेज है या जो जीडीपी रेट है वी कैन से 6.7% जो है वो है। उसके बाद में अगर चाइना की बात की जाए तो जो ग्रोथ है दैट वाज ऑफ 7.9% एंड पाकिस्तान इट वाज 4%। तो अब देखिए इनिशियली जो है यहाँ पर इंडिया का 5.7% ग्रोथ था और पाकिस्तान का 6.3% ग्रोथ था, लेकिन पाकिस्तान का वही जो ग्रोथ है वो आपका 4% पे चला गया एंड इंडिया का 6.7 पर आ गया, और जो चाइना है उसका यहाँ पर 10.3 था और फिर जो है वो रिड्यूस होकर 7.9% पर जो है एनुअल जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली। ठीक है, सो इससे जो है हमें चीज़ें समझ में आई कि यहाँ पर भी जो है ऑलमोस्ट साथ साथ में चल रहे हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान में एक डाउनफॉल देख रहे हैं। हालांकि चाइना का भी जो है ग्रोथ रेट है, ठीक है, कि पर एनम या पर ईयर जो है इतना ग्रोथ हुआ है, वो चीज़ जो है वो हमने चाइना में भी फॉल होते हुए देखी एज कम्पेयर टू इंडिया जो कि राइज हुई है। ठीक है, देन सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि जो हमारे वेरियस सेक्टर्स हैं उसने जीडीपी में कितना जो है कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सो सेक्टोरियल शेयर ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग देखेंगे इसमें कि जो सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में प्लस एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है इन 2014-15। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी है एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की कौन से सेक्टर में जो है कितने लोग वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर लेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर आए तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था इन 2014-15 दैट वाज 17%। वहीं अगर हम लोग चाइना का जीडीपी में देखें कंट्रीब्यूशन तो दैट इज 9%, और पाकिस्तान का जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट रहा है, दैट इज 25%। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स पर आए स्टूडेंट्स, तो इंडिया में 50% ऑफ वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, चाइना में इट इज 28% एंड पाकिस्तान में इट इज 43%। अब देखो यहाँ से कंपैरिजन करो सबसे पहले पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो वर्कफोर्स है या जो पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड है दैट इज 43%, येट हम लोग देख रहे हैं कि जीडीपी का जो शेयर है वो यहाँ से मैक्सिमम मिला है। इंडिया में जो है आपका 50% जो है वो एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स जो है वो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का दैट इज 17%। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है कंपेयर करें इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो हम बोल सकते हैं पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा बेटर था इन द ईयर 2014-15। ठीक है, वहीं अगर हम लोग चाइना देखें तो चाइना का जो वर्कफोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन है इन एग्रीकल्चर वो भी लो ही है, दैट इज 28%। सो अकॉर्डिंगली उसका जो शेयर इन जीडीपी है वो भी आपको कंपैरेटिवली लो ही दिखा, बिकॉज यहाँ पर पॉपुलेशन भी क्या है आपकी लो है। ठीक है,
सो अकॉर्डिंगली आपको जब कंपेयर कर रहे हो ना, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स भी देखेंगे हम लोग, और जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसे भी देखेंगे, ठीक है। देन कम्स टू इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का जो शेयर है इन जीडीपी ऑफ इंडिया वो था हमारा 30%। वहीं अगर हम लोग चाइना की बात करें तो दैट इज 43%, और यही चीज पाकिस्तान में कम हो गई, दैट इज 21%, ठीक है। इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडस्ट्रीज इज 21%, वहीं चाइना का इट इज 29% एंड जो पाकिस्तान है उसका 23% है। अब यहाँ पर आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करोगे तो इंडिया आपको जो है ज्यादा बेटर दिखेगी, ठीक है। 23% हमसे ज्यादा जो है वर्कफोर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वर्क कर रही है, बट येट हमसे कम जो है जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। वहीं अगर आप लोग चाइना का देखो तो दैट इज 29% जो वर्कफोर्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क कर रही है, एंड जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 43%। तो इसे हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि हाँ, चाइना में जो है कंपैरेटिवली अगर तीनों कंट्रीज में हम लोग देख रहे हैं तो चाइना में जो है सबसे ज्यादा जो है आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसका वो देखने को मिला है। देन कम्स टू सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया का मेजर जो है मेजरली कंट्रीब्यूट करता है इन जीडीपी, दैट इज 53% का जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से हमें मिलता है इंडिया के जीडीपी में। वहीं चाइना देखा जाए तो दैट इज 48% एंड पाकिस्तान का इट इज 54%, ठीक है। पाकिस्तान में भी सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से ही मिलेगा। इंडिया की पॉपुलेशन दैट इज 29% पॉपुलेशन जो है वो हमारी सर्विस सेक्टर में वर्क कर रही है। 29% पॉपुलेशन के साथ में हम 53% का कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चाइना की बात की जाए तो 43% पॉपुलेशन, एक मेजर पॉपुलेशन हमें जो है चाइना के सर्विस सेक्टर में देखने को मिल रही है, लेकिन इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है हमें कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम चाइना का बताएंगे कि ये एक जो है पीछे हो गया है सर्विस सेक्टर में एज कंपेयर टू इंडिया। और अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो दिस इज 34% और जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 54%, बेटर देन चाइना, लेकिन इंडिया से आगे नहीं है सर्विस सेक्टर में। कौन सी कंट्री? पाकिस्तान, ठीक है। सो इस वे में जो है हम लोगों ने 14-15 में जो वेरियस कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स जो है वो देखा इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान में, ठीक है। देन कम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को अब हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मतलब कि ऐसे इंडिकेटर्स जो कि आपकी कंट्री का ह्यूमन कैसा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है उस चीज को शो करता है। तो वही फिर से इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को हम लोग चेक करेंगे। सम सिलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 2016, ठीक है। ये 2016 का डेटा है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को जो है एकदम रीसेंट डेटा चाहिए तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट एज कंपैरेटिवली इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये देख लेना कि HDI दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक चल रही है करेंटली, ठीक है। अब अगर हम लोग 2016 की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर वैल्यू देखी जाए तो दैट इज इंडिया की 0.624 है, चाइना की 0.738 है एंड पाकिस्तान की 0.550 है, ठीक है। ये वैल्यू है। अब उसी चीज को अगर हम रैंक में देख लें तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो इंडिया ने जो है 131 रैंक थी इन 2016, चाइना की दैट इज 91 रैंक एंड पाकिस्तान की दैट इज 148। ये रैंक आपकी जितनी कम है उतनी अच्छी है, राइट। फर्स्ट रैंक जो है वो सबसे बेटर है, और जैसे जैसे रैंक्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम क्या बोल रहे हैं कि उतना जो है अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। देन कम्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ईयर्स में ये चीज दी गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन का बर्थ होता है तो कितना जो है एक्सपेक्टेड है कि ये पर्सन ऑन एन एवरेज जितनी जो है इसकी लाइफ होगी। अब ऐसे ही एक एक इंडिविजुअल को मिलाकर पूरा नेशन बनता है, तो दैट मीन्स कि हम लोग ये बताते हैं कि पूरी कंट्री में ऑन एन एवरेज जो हमारे पास में जो ह्यूमन रिसोर्स है एक एवरेज पर देखा जाए तो कितनी जो है लाइफ रहती है लोगों की, ठीक है। सो लाइफ एक्सपेक्टेड कितनी है, तो अगर इंडिया की बात की जाए तो दैट इज 68.3%। ये किस चीज पर बेस्ड होती है? वेरियस जो आपकी डिजीजेस वगैरह है इन सब से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे जो है ये जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो इन चीजों से फाइंड आउट की जाती है। तो इंडिया में दैट इज 68.3% इन 2016, चाइना में दैट इज 76% एंड पाकिस्तान में दैट इज 66.4%। ये नंबर या ये ईयर्स जितने ज्यादा होते हैं उतना ही बेटर माना जाता है, ठीक है।
देन कम्स टू मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दैट इज परसेंटेज एज्ड 15 एंड अबव, ठीक है। 15 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं वो कितने जो है उनके ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हम बोल रहे हैं, या वी कैन से कि 15 से ज्यादा, जो 15 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं वो कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, परसेंटेजेस। तो 6.3% इज ऑफ इंडिया, 7.6% इज ऑफ चाइना एंड 5.1% इज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। दैट मीन सबसे ज्यादा जो स्कूलिंग आपकी जो कंप्लीट की जा रही है दैट इज इन चाइना, देन कम्स इंडिया एंड देन कम्स दी पाकिस्तान। जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, यूएस डॉलर्स में दिया गया है। जो जीडीपी पर कैपिटा दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना जो है जीडीपी मिल रहा है। ओके, जीडीपी पर कैपिटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो हमारा टोटल जीडीपी आता है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। दैट मीन्स वो आपको ये बताता है कि आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो पर हेड जो है जीडीपी का जो शेयर है वो किसको कितना मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स किसकी कितनी इनकम एक सेंस में हम बोल सकते हैं। तो अगर इंडिया में देखी जाए तो दैट इज 6092, वहीं चाइना में दैट इज 14,400 एंड पाकिस्तान में दैट इज 4,866, ठीक है। तो यहाँ से जो है बहुत ही क्लियर कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं कि बेस्ट इज ऑफ चाइना, देन कम्स द इंडिया एंड देन कम्स द पाकिस्तान। ऑल राइट, दीज आर सम ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। देन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन अगर देखी जाए एट $3.10 अ डे पीपीपी परसेंटेज 2011, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बेसिस पर जो हम बता रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन के बिलो कितने लोग रह रहे हैं, 2011 का डेटा है हमारे पास में। सो इंडिया में दैट इज 37%, चाइना में दैट इज 32% एंड पाकिस्तान में दैट इज 44%। ऑल राइट, देन कम्स टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइफ बर्थ। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? तो ये जो है ये वो रेट है जो कि हमें ये बताता है कि पर 1000 लाइफ बर्थ कितने इन्फेंट है जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, बिलो 1 ईयर्स ऑफ एज। ऑल राइट, तो पर 1000 जो है पर 1000 लाइफ बर्थ कितने बच्चों की डेथ हो रही है, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर वही चीज हम इंडिया में देखें तो दैट इज 38%, चाइना में दैट इज 9% एंड पाकिस्तान में दैट इज 66%। जितना कम नंबर उतना ज्यादा बेटर है ये, ठीक है। तो 38 ऑफ दी 1000, ठीक है, दैट मीन्स पर 1000 लाइफ बर्थ 38 जो है चाइल्ड या इन्फेंट्स ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है इन इंडिया। चाइना में दैट इज 9 एंड पाकिस्तान में दैट इज 66, दैट इज काफी हाई। ऑल राइट, सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे बेस्ट आपका चाइना का है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली जो है वो बेस्ड होता है कि एक पर्सन या एक इन्फेंट की डेथ क्यों होगी। हो सकता है उसको प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स जो प्रॉपर उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड वो चीज़ें उसे नहीं मिली। दैट मीन्स कि एक मदर जब प्रेग्नेंट थी तब उस टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए हो, या फिर जो आफ्टर बर्थ जो है या पोस्ट प्रेगनेंसी हम बोले तो तब कोई प्रॉब्लम आए हो, ड्यूरिंग ऑपरेशन तब कोई प्रॉब्लम आया। तो अल्टीमेटली दिस इज शोइंग आर मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वी कैन से मेडिकल जो सेक्टर है, ठीक है, उस चीज़ को ये शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली उसे हम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लेते हैं, ठीक है, कि एक ह्यूमन का कैसा डेवलपमेंट होगा। ऑल राइट, देन कम्स टू द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख बर्थ, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? ड्यूरिंग गिविंग बर्थ कितनी मदर्स है उनकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ हम देख रहे हैं 1 लाख बर्थ्स पे, ठीक है, कि जो 1 लाख बर्थ हो रहे हैं उनमें से उन 1 लाख में से कितनी मदर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। सो 174 द नंबर इज इन इंडिया। वही चीज़ हम लोग चाइना में देखें तो दैट इज 27 एंड पाकिस्तान में दैट इज 178, ठीक है। देन कम्स टू पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, परसेंटेजेस हैं हमारे पास में कि कितनी पॉपुलेशन है जो कि इम्प्रूव्ड सैनिटेशन यूज कर रही है। सो इन इंडिया दैट इज 40%। ये 2016 का डेटा, ये याद रखिएगा, आज की डेट में ये डेटा और चेंज हो गया है, ठीक है। तो 40%, 77% एंड 64%। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर 2016 के हिसाब से देखें तो जो पाकिस्तान है वो सैनिटेशन वाली चीज़ों में इंडिया से आगे है, ठीक है। देन कम्स टू पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज, दिस इज ऑल्सो परसेंटेजेस में कि कितनी जो है कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की या इंडिया चाइना पाकिस्तान रेस्पेक्टिवली तीनों ही कंट्रीज की, जिसमें कि हम लोग ये देख रहे हैं कि उनके पास में एक जो है इम्प्रूव्ड वाटर का जो एक्सेस है वो उनके पास में, ठीक है। तो इफ इंडिया की बात की जाए तो दैट इज 94%, चाइना में दैट इज 96% एंड पाकिस्तान में दैट इज 91%। देन परसेंटेज ऑफ अंडरनरिश्ड चिल्ड्रन, अंडरनरिश्ड, ठीक है,
प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो है एक चाइल्ड के पास में जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स की जरूरत है वो उसके पास में नहीं है, ठीक है। तो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है इन इंडिया, दैट इज 39%। माल न्यूट्रिशन जैसे हम बोल सकते हैं 39% इन इंडिया, चाइना में दैट इज 9%, जस्ट 9%, एंड पाकिस्तान में वो हमसे भी हाई है, दैट इज 45%। ऑल राइट, आई गेस ये जो वेरियस इंडिकेटर्स है इससे आप लोग जो है जो हमारा डिस्टिंग्विश है या नॉट डिस्टिंग्विश, जो हमारा कंपैरिजन है बिटवीन द 3 कंट्रीज वो आप लोग देख पाए होंगे, ठीक है। नाउ ये जो सारी चीज़ें पढ़ी है एक बार बस इन्हें जो है, वैसे तो मैंने आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर दिया था उसी टाइम पर, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन में हम लोग देख लेते हैं ताकि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स यहाँ से अगर MCQs बनेंगे तो वो ये नहीं पूछेगा कि इंडिया का जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था एज कम्पेयर टू चाइना और वो ये पूछेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ठीक है। बट इंडिया के जो इंडिकेटर्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, एंड रीसेंट वाले जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तब रीसेंट वाले जो HDI है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आप लोग एक बार देख कर जाएं, बिकॉज इस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अपार्ट जो है हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या थे ये सारी चीज़ें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, ठीक है, पॉवर्टी वगैरह कितनी थी, ये सारी चीज़ें, तो वो जो ऑलरेडी हम लोगों ने बुक में पढ़ लिए वो आप लोगों को लेनी है। उसके अपार्ट जब भी आप लोग आपका एग्जाम अटेम्प्ट करोगे उस टाइम पर रिसेंट में, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर आप लोगों के पास में फिगर्स होंगे उन्हें आप लोग देख लोगे, ठीक है, और वो भी इंडिया के स्पेसिफिकली आपको देखना है, ठीक है। आपको चाइना पाकिस्तान के एज सच कोई मतलब नहीं है देखने का। सो HDI इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट। हायर वैल्यू ऑफ HDI शोज द हायर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। आई गेस ये तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि जितना ज्यादा जो है आपका HDI है उतनी ही ज्यादा जो है हम ग्रोथ और डेवलपमेंट बोलेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात की जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स for which people are expected to live. A higher life expectancy indicates longer and a more active average life span, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स है जो कि एक पीपल या एक पर्सन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो इतना जो है जिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना ही ज्यादा अच्छा। Infant mortality rate, so infant mortality rate refers to the number of infants dying before reaching 1 year of age per 1000 live births in a year, ठीक है। जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो क्या है, वो है नंबर की कितने इन्फेंट्स हैं जो कि जिनकी डेथ हो जाती है बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। Low IMR shows better health and sanitation facilities as most of the infants die due to unhygienic and unsanitary environments. All right, then चलते हैं आगे। People below poverty line, so people below the poverty line are the people who do not even have that level of income and expenditure which is necessary to meet the specific minimum levels of calorie intake, ठीक है। पॉवर्टी लाइन हम लोग किस बेसिस पर जो है एस्टिमेट की गई है, किस बेसिस पर जो है हम उसे जो है देखते हैं, दैट इज ऑन द कैलोरी इनटेक, राइट। कि अगर रूरल एरियाज में इतना कैलोरी इनटेक है, अर्बन में इतना कैलोरी इनटेक है, तो दैट मीन्स कि वो पर्सन जो पॉवर्टी लाइन के अबव है, राइट। अब कितना कैलोरी इनटेक है, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर हमारा पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि कितना है, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं बता रही हूँ, आपको जाकर वो वीडियो देखना है, अपना जो चैप्टर है पॉवर्टी वाला उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो पॉवर्टी लाइन है वो आपको ये शो कर दी कि कितने जो है पॉपुलेशन आपकी ऐसी है जिनके पास में जो बेसिक जो सस्टेनेबल लाइफ के लिए, ठीक है, या हम ये बोले कि जो बेसिक लाइफ सब्सटेंस के लिए जो कैलोरी इनटेक है वो भी अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, और अगर उतना उन्हें मिल रहा है तो दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। Then maternal mortality rate, GDP per capita, access to improved water sources and access to improved sanitation, ठीक है। ये सारे जो है ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस हैं जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। Now comes the population undernourished, तो ये हो जाएगा आपका percentage of population which is not able to obtain adequate diet is termed as undernourished population. All right, I guess इस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Now, in order to learn from economic performance of our neighboring country, it is necessary to understand the roots of their success and failures and different phases of their strategies. Reforms were initiated in China in 1978, Pakistan 1988 and India in 1991, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। दैट मीन्स देखो स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने जो है इंडिया के बारे में तो सब कुछ पढ़ ही लिया है,
पाकिस्तान और चाइना के बारे में इसी पर्टिकुलर यूनिट में देख लिया है। तो अब हमने इंडिविजुअली सबके बारे में देखा, अब जो है इसको साथ में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली कंपेयर कर ले इसके जो तीनों ही कंट्री के जो फेलियर्स और जो आपके सक्सेसेस थे उन्हें हम लोग देख लें, तो उससे हमें समझ में आएगा कि तीनों ही कंट्री के जो डेवलपमेंट पाथ थे वो कितने सही या कितने गलत रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का अगर उसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस स्टडी करना है या समझना है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या नेसेसरी है कि हम जो है जो उनके रूट्स हैं सक्सेस और फेलियर के उन्हें समझें, और जो डिफरेंट फेजेस हैं उनकी स्ट्रैटेजीज के उन्हें समझें। ठीक है, तो अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, तो चाइना में जो है रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए थे इन 1978। ठीक है, चाइना के पास में कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, चाइना ने अपनी मर्जी से जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे या इनिशिएट किए थे। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए थे इन 1988। पाकिस्तान जो है, जो हमारी सिचुएशन थी कि हमें जो है वर्ल्ड बैंक और IMF की सुननी पड़ी थी बिकॉज हम उनसे लोन ले रहे थे, तो अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को भी जो है कंपल्शन बेसिस पर रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने पड़े थे। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए थे इन 1988 और इंडिया में रिफॉर्म्स जो है 1991 में जो है इनिशिएट किए गए थे। ठीक है, नाउ चाइना का जो पूरा डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फेलियर्स एंड सक्सेस, इस चीज को हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं। सो चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एज डायरेक्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड to India and Pakistan, but some adverse situations of the economy prior to 1978 forced China to go for reforms. ठीक है, then pre-reform period की अगर हम लोग बात करें चाइना में, so there had been massive extension of basic health services in rural areas. Through the commune system, there was more equitable distribution of food grains. Despite extensive land reforms, collectivization, the Great Leap Forward and other initiatives, the per capita grain output in 1978 was the same as it was in the mid 1950s. ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से देखा कि हाँ जो जो चाइना में बिफोर रिफॉर्म्स जो पब्लिक या जो वी शुड से जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो काफ़ी जो है इंक्रीज हुई रूरल एरियाज में। जो कम्यून सिस्टम था उसकी वजह से जो है प्रॉपर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया फूड ग्रेन्स में। हमने देखा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, हमने देखा ग्रेट पॉलिटिकल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ये देखने को मिला कि 1978 में जो ग्रोथ था, ठीक है, जो पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट था वो सेम था किसके, 1950s के। ठीक है, मिड 1950s में जितना था उतना ही आपको 1978 में देखने को मिला। दैट मीन्स अल्टीमेटली ग्रोथ नहीं हो रही थी। ठीक है, एक स्टैग्नेशन वाला फेज था। तो इसी के लिए क्या किया गया, इसी के लिए जो है फिर रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, in 1978 the then government of China was not satisfied with the slow pace of economy and lack of modernization under the Maoist rule. They felt that Maoist vision of economic development has failed. As a result, a number of reform measures were introduced in 1978. ठीक है, तो ये जो है ये समझ में या उन्हें लगा कि ये चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो 1978 में जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। और जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो दो फेजेस में किए गए थे, राइट। इनिशियल फेजेस में एग्रीकल्चर फॉरेन सेक्टर वगैरह आया था, और जो लेटर जो हमारा लेटर फेज था ऑफ चाइना उसमें जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर पे रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, then comes to the post reform period. So each reform was first implemented at smaller level and then extended on the massive scale. ठीक है, ये जो है ये आप थोड़ा सा देखिए कि चाइना में रिफॉर्म्स कैसे किए गए। जो भी रिफॉर्म्स किए गए, ऐसा नहीं कि रिफॉर्म कर दिया, एक कोई नया जो है प्लान बनाया, रूल बनाया और उसको प्रॉपरली जो है एक मैसिव स्केल पर इम्प्लीमेंट कर दिया हो, ये चीज़ नहीं की गई। और जो है एक बहुत ही बेटर वे जो है वो यूज़ किया गया, दैट इज ये जो वेरियस जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, उन्हें पहले एक छोटे एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया, उसे देखा गया कि हाँ क्या ये सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उसका क्या रिजल्ट है उसे समझा गया, और अगर वो सही लगा तो फिर उसे एक मैसिव स्केल पर स्प्रेड आउट किया गया। ठीक है, development of various infrastructural facilities helped positively in improving the social and income indicators. Education and health हो गया, land reforms हो गए, long existence of decentralized planning हो गया, existence of small enterprises हो गए। ठीक है, ये सब जो है ये various जो infrastructure facilities थी उसने काफ़ी जो है positively
हेल्प किया है वेरियस जो सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स थे उन्हें इंप्रूव करने में। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू अ वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे उनकी वजह से जो पुअर पीपल है उनके पास में काफ़ी जो है उनकी भी ग्रोथ हुई थी, ठीक है। देन कम्स टू पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो वेरियस हम बोलेंगे कि पोस्ट रिफॉर्म प्री रिफॉर्म है, इस चीज को समझे। सो इन पाकिस्तान द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जो है पाकिस्तान में रिफॉर्म्स सही नहीं रहे, पाकिस्तान में जो है रिफॉर्म प्रोसेस जो है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो और भी क्या हो गए, और भी जो है बुरे हो गए थे, ठीक है। एज कंपेयर टू 1980s द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड इट्स सेक्टोरियल constitutes decreased in the 1990s. The proportion of poor in 1960s was more than 40%, which declined to 25% in 1980s and started rising again in 1990s, ठीक है। तो जो proportion of poor है 1960s में वो 40% से जो है डिक्लाइन होकर 25% तक आए थे 1980s में, लेकिन जो है उसके बाद में 1990s में फिर से राइज होने लगे। दैट मीन्स कि जो पुअर पॉपुलेशन कम हुई थी आफ्टर रिफॉर्म्स, वो पुअर पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज होने लगी थी, ठीक है। तो अब रीजंस क्या थे कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये सही क्यों नहीं रहे पाकिस्तान के लिए, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, ठीक है। उन रीजंस को हम लोग देखते हैं कि क्यों जो है सक्सेसफुल हमने नहीं देखा रिफॉर्म्स को। So the reasons for the slowdown of growth and re-emergence of poverty in Pakistan's economy are: agriculture growth and food supply situation was based on good harvest and not on technical changes, ठीक है। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ और फूड सप्लाई में इंक्रीज हम लोगों ने देखा, दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द गुड हार्वेस्ट, ठीक है। जो रेनी सीजन हो गया या जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसकी वजह से, टेक्निकल चेंजेस की वजह से नहीं हुआ। दैट मीन्स कि अगर हम लोग एक मैकेनाइजेशन देखें या प्रॉपर जो है डेवलपमेंट देखें तो वो नहीं हुआ इतना एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। देन उसके बाद में मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स केम फ्रॉम रेमिटेंसेस फ्रॉम पाकिस्तानी वर्कर्स इन द मिडिल ईस्ट, नॉट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। तो मोस्टली जो फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग्स थी वो कहाँ से आ रही थी, जो पाकिस्तानी वर्कर्स जो कि वर्क करते थे वहाँ से, ठीक है। तो वो जो रेमिटेंसेस वगैरह है उससे मिल रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है वो गुड्स या उनसे नहीं हो रहा था, ठीक है। दैट मीन्स एक्सपोर्ट वगैरह से नहीं हो रहा था। इस चीज़ को मैंने आपको अभी जब पाकिस्तान के बारे में चीज़ें पढ़ाई थी तब भी बताया था, ठीक है। उसके बाद में देयर वॉज ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन foreign loans on the one hand and increasing difficulty in paying back loans on the other, ठीक है। तो एक जो है ग्रोइंग डिपेंडेंस हो रहा था किस पर, फॉरेन लोन्स पर जो डिपेंडेंस है वो बढ़ रहा था, और दूसरे हैंड पर अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की जो पेइंग बैक कैपेसिटी थी वो उतनी नहीं थी, ठीक है। तो ये जो पेइंग बैक बर्डन था, या हम ये बोलें कि जो पेमेंट ये लोग रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से जो है बर्डन वगैरह इंक्रीज हो रहा था। तो अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें हमने स्लो ग्रोथ देखी, ठीक है। However, during the last few years, Pakistan has recovered its economic growth and has been sustaining. As per annual plan of 2016-17, GDP registered a growth of 4.7% in 2015-16, highest when compared to the previous 8 years. While agriculture recorded growth rate far from satisfactory level, industrial and service sectors grew at 6.8% and 5.7% respectively. तो ये देखो कि 2016-17 में जो है थोड़ा बहुत ग्रोथ वापस जो है पाकिस्तान में देखने को मिली, लेकिन स्टूडेंट्स आफ्टर 16-17, अभी तक 16-17 की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है वो इफेक्ट हुई थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान पर भी उसका इम्पैक्ट हुआ ही, दैट इज वन वी कैन से कोविड, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग रिसेंटली भी देखोगे तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ था आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन पाकिस्तान में, उसकी वजह से भी जो है जो प्रॉपर पूरी इकोनॉमी है उस पर क्या हो रहा था, उसका इफेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में रिसेंटली 2022 में ही बात करें तो मैसिव फ्लड्स जो हैं ये सफ़र करने पड़े पाकिस्तान को, तो इनकी वजह से भी जो है जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चली गई है, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन अगर आप रिसेंट ईयर्स में निकालोगे तो इन सब की वजह से ग्रोथ फिर से डिक्लाइन हुई है, ठीक है। सो आई गेस ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है।
देन आगे आते हैं कंक्लूजन पर, कंक्लूडिंग पार्ट देख लेते हैं इंडिया चाइना पाकिस्तान के बारे में. सो इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रेवल्ड मोर देन 5 डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंटल पाथ विद वेराइड रिजल्ट्स. Till the late 1970s, all of them were maintaining the same level of लो डेवलपमेंट. ठीक है, जो अभी तक सब कुछ पढ़ा उससे ये चीज आई गेस आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर है कि लेट 1970s तक जो है हम लोगों ने देखा कि तीनों ही कंट्री में जो है एक लो डेवलपमेंट देखने को मिला है. द लास्ट 3 डिकेड्स हैव टेकन दीज कंट्रीज टू डिफरेंट लेवल्स. ठीक है, लेकिन जो लास्ट के 3 डिकेड्स थे, दैट मीन्स लास्ट, अभी हम प्रीवियस अगर हमारे 30 ईयर्स की बात करें तो 30 ईयर्स में जो है तीनों ही कंट्रीज जो है अलग अलग पाथ पर चली गई है. इंडिया की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म्ड मॉडरेटली बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इट इज येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of more than 1/4 of its population that lives below the poverty line. ठीक है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मॉडरेटली परफॉर्म किया. बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो अभी भी पुअर है. इवन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर अभी भी हमारा जो है सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है. सो अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें जो है ये हमें इंडिया के बारे में देखने को मिली. पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये एक मेजर बनता है. उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, ओवर डिपेंडेंस हो गया किस पर, रेमिटेंसेस पर, एंड फॉरेन एड अलोंग विथ वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आर द रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी. ठीक है, तो ये एक कंक्लूडिंग पार्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं ज़्यादा जो है इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो इन द रीसेंट पास्ट इट इज होपिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन बाय मेंटेनिंग high rates of GDP growth. Many macroeconomic indicators began showing positive and higher growth rates, reflecting the economic recovery. ठीक है, अब अभी तक जो है आपके जो NCERTs वगैरह हैं वो क्या नहीं हुई है, अपडेट नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू दी करेंट सिचुएशंस इन पाकिस्तान, क्योंकि वो आपके ईयर के स्टार्ट होने के बाद में सब कुछ हुआ है. सो अकॉर्डिंगली कुछ ईयर्स के बाद में जब आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें भी आ जाएगी जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो इंक्रीज होकर जो है वापस डिक्लाइन भी हो जाएगी. ठीक है, Now in China, the lack of political freedom and its implication for human rights are major concern. ठीक है, चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, ओनली वन पार्टी रूल चलता है और उसका जो इम्प्लीकेशन है ह्यूमन राइट्स पर वो एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि जब वन पार्टी रूल है तो उन्हें नहीं जो है इस चीज़ से दिक्कत है कि वो किस पर्टिकुलर ह्यूमन के किस राइट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. उन्हें किसी का कोई भी जो है लेना देना या डर नहीं है. उनको सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, डेवलप करना है, चाहे हम कितने ही लोगों का बुरा कर दें. ठीक है, अल्टीमेटली ये चीज़ है. तो वहाँ पर जो है ये जो ह्यूमन राइट्स पर जो बैड इम्पैक्ट है या उस पर जो इम्प्लीकेशन है वो काफ़ी एक मेजर कंसर्न है. ठीक है, हाउएवर इन द लास्ट 3 डिकेड इट यूज द मार्केट सिस्टम विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट. ठीक है, एंड सक्सीडेड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलॉन्ग विद एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी. लेकिन पिछले कुछ सालों में जो है ये चीज़ या डिकेड्स में जो है ये चीज़ देखने को मिली कि उसने जो है अपना जो मार्केट सिस्टम है उसको प्रॉपरली यूज किया है विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट. ठीक है, उन्होंने जो भी कमिटमेंट की है अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग वर्क भी किया है और काफ़ी जो है अच्छा लेवल ऑफ ग्रोथ भी देखने को मिला है. China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunities. ठीक है, ऑल्सो चाइना ने जो है ये मार्केट मैकेनिज्म यूज किया है कि वो जो सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें भी प्रॉपरली यूज किया गया है. ठीक है, उन्होंने ये पूरा जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली यूज कर चाइना ने अपनी जो स्किल्स है, अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूज किया है. ठीक है, एफिशिएंट मैनर में. ऑल राइट, by retaining collective ownership of land and allowing individuals to cultivate land, China has assured social security in rural areas. Public intervention in providing social infrastructure brought positive results in human development indicators in China. ठीक है, तो ये कुछ जो है ये सारी चीज़ें हमारा जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान उसका एक कंक्लूडिंग पार्ट है जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है. ऑल्सो ये जो हमारा पूरा यूनिट था दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, ये पूरा ही यूनिट आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन
दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको कुछ जो है चैप्टर्स या कुछ वीडियोस देखने के बाद में कोई भी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन जो है परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी काइंड का जो है पेड सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो हमारे वीडियोज़ हैं ये आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अपार्ट हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, वहाँ से भी जो है इन सारे वीडियोस को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में जो है एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग आप लोगों को प्रिपेयर करवाते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो। सो दैट मीन्स कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ मिलेगा। इसी अच्छी बात के साथ में आप लोग ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। ये जो हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल जो है उसे आप लोग सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।